नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास बारूद का ढेर पार्ट 3। रात का गहरा अंधेरा चारों तरफ फैला स्पष्ट नजर आ रहा था। करीब 11:30 बज रहे थे। बेहद मध्यम सी रफ्तार से मालगाड़ी पटरी पर दौड़े जा रही थी। बहुत लंबी थी वह मालगाड़ी। उसके अंतिम गार्ड वाले पिछले डिब्बे को देख पाना कठिन हो रहा था। 3:30 की अपेक्षा 5 बजे मालगाड़ी स्टेशन से रवाना हुई थी। उसके बाद बीच में सिग्नल ना मिलने के कारण 2-3 बार रुकी, परंतु उसका रुकना ज्यादा देर नहीं रहा। आगे बढ़ती रही। मुंबई से वह कब की बाहर आ चुकी थी और अब सूरत की लाइन पर थी। स्टेशन से ही देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल पूरी तैयारी के साथ अलग अलग डिब्बों पर चढ़कर इस प्रकार लेट गए कि कोई उन्हें देख न सके। जब गाड़ी स्टेशन से रवाना हुई तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक निपट गया है। अंधेरा होने पर वह उठ बैठे और 66-33 वाले डिब्बे के ऊपर पहुंचकर बैठ गए। जगमोहन ने व्याकुलता से रेडियम डायल वाली घड़ी में समय देखा। ठंडी हवा उनके जिस्मों को बहुत राहत पहुंचा रही थी। देवराज चौहान ने सुलगती सिगरेट का आखिरी कश लेकर सिगरेट एक तरफ उछाली और कंधे पर लटका रखे बैग को उतारकर उसमें से मोटा सा रस्सा निकाला। शुरू? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हाँ, देवराज चौहान रस्सा खोलते हुए बोला। अब और वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट निकालकर सुलगाने जा रहा था। यह क्या कर रहा है? जगमोहन ने उखड़े लहजे में कहा। देख नहीं रहा? अभी तूने ताला खोलना है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सोहनलाल ने सिगरेट सुलगाकर कहा। जगमोहन ने मुंह फेर लिया। जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी वहाँ दोनों तरफ घना जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। देवराज चौहान रस्सा जगमोहन की तरफ सरकाकर बोला, मैं नीचे पहुंचकर जब आवाज दूं तो रस्सा लटकाना, बांधना है। जगमोहन ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान चलती ट्रेन की छत के सिरे पर पहुंचा। जरा सा सिर आगे करके नीचे देखा। मामला नहीं जमा। ट्रेन की छत पर ऐसा कुछ नहीं था कि जिसे पकड़कर वह नीचे लटकता। जगमोहन, देवराज चौहान ने उसे देखा। तुम रस्ते को मजबूती से पकड़ो, मैं रस्ते का सिरा पकड़कर नीचे उतरता हूँ। बिना सहारा लिए नीचे उतरना संभव नहीं है। जगमोहन ने सिर हिलाया और खुद को सेट करके मजबूती के साथ रस्सा पकड़ा। सोहनलाल, जगमोहन ने पुकारा। क्या है? ट्रेन की छत पर टांगे फैलाए बैठा सोहनलाल धड़ाधड़ गोली वाली सिगरेट की कश लिए जा रहा था। आकर मेरे पीछे से रस्सा थाम ले। क्यों? सोहनलाल ने कश लेकर कड़वे स्वर में कहा। एक का बोझ भी संभाला नहीं जा रहा? संभाला जा रहा है, जगमोहन ने खा जाने वाले स्वर में कहा। लेकिन प्यारे सोहनलाल, ट्रेन चल रही है, हम छत पर बैठे हैं, तेज हवा से भी खुद को संभालना है। अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो देवराज चौहान भी नीचे गया और मैं भी, तब तू अकेला ऊपर क्या करेगा? सोहनलाल ने बिना कुछ कहे सिगरेट फेंकी और आगे बढ़कर रस्सा थाम लिया। अब वहां की पोजीशन यह थी कि जगमोहन और सोहनलाल ने रस्सा थाम रखा था और रस्से का सिरा पकड़े देवराज चौहान ट्रेन की छत पर खड़ा था। जब वह नीचे उतरने लगा तो सोहनलाल बोला, ध्यान से देवराज चौहान भाई, रस्सा हाथ से न निकल जाए। यदि ऐसा हुआ तो सारा किया बेकार में जाएगा। अच्छा हुआ जो तूने बता दिया, जगमोहन व्यंग करते हुए बोला। नहीं तो देवराज चौहान भाई का तो रस्सा छोड़कर नीचे छलांग मारने का इरादा था। सोहनलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। देवराज चौहान तब तक रस्सा थामे सावधानी से नीचे लटक गया था। बोगी की साइड में पहुंचते ही देवराज चौहान ने हैंडल को एक हाथ से पकड़ा और पांव नीचे कहीं अटक गए। अब सब ठीक था, गिरने का भी खतरा नहीं था। उसके बाद देवराज रस्ते के सिरे को 2 फीट लंबे हैंडल के साथ बांधने लगा। बेहद शांति के साथ वह यह काम कर रहा था। तभी ऊपर से सोहनलाल की आवाज आई, मजबूती से बांधना देवराज चौहान भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ताला खोलने से पहले रास्ता खुल जाए और मैं नीचे गिरकर दाएं बाएं हो जाऊं। यहाँ तो कोई मुंह में पानी डालने वाला भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही जगमोहन के बड़बड़ाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। स्पष्ट था कि आदत के मुताबिक तीखा कड़वा जवाब जगमोहन ने सोहनलाल को दिया होगा। 10 मिनट में देवराज चौहान ने बेहद मजबूती के साथ रस्सा बांधा।
दूसरा रस्सा फेंको, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला। अगले ही पल ट्रेन की छत से सरकता हुआ दूसरा रस्सा आया। देवराज चौहान ने दूसरे रस्से का भी सिरा पकड़ लिया और उसे बांधने लगा। दूसरा रस्सा उसने हैंडल के साथ बांधा था। मैं ऊपर आ रहा हूँ, देवराज चौहान ने तेज ऊंचे स्वर में कहा। रस्से को मजबूती से पकड़ो, जो रस्से बांधे हैं उन्हें एक बार फिर चेक कर लो। सोहन लाल का ऊंचा स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान ने रस्से को झटका देकर कहा। ऊपर से रस्सा मजबूती से पकड़ा गया था। देवराज चौहान ने हैंडल को छोड़ा और रस्से के साथ लटक कर ऊपर को झटका दिया। चंद पलों में ही वह बोगी की साइड से रस्से के सहारे चढ़कर ट्रेन की छत पर था। उसके ऊपर आते ही सोहन लाल ने सबसे पहला प्रश्न किया, रस्से अच्छी तरह बांधे हैं ना, खुल तो नहीं जाएंगे? सोहन लाल, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, सक पकाते से स्वर में सोहन लाल कह उठा। जिन दो रस्सों को बांधा था वह मजबूत थे और इतने लंबे थे कि ट्रेन की छत पर से होते हुए दूसरी तरफ नीचे तक लटक सके। उसके बाद देवराज चौहान ने सोहन लाल और जगमोहन की कमर और कूल्हों पर रस्से बांधे कि देर तक लटकते रहने पर भी उन्हें तकलीफ न हो, और रस्सों की लंबाई इतनी ही लंबी रखी कि दूसरी तरफ लटकने पर वह बोगी के ताले तक ही पहुंचे, न ऊपर रहे और न ही नीचे। इस सारे काम से फारिग होने में देवराज चौहान ने पौन घंटा लगाया। अब सब कुछ तैयार था। तुम्हारा सामान कहाँ है? जगमोहन ने सोहन लाल को देखा। मेरी कमीज के भीतर है, ठीक तरह रख लो, कहीं नीचे लटकते समय गिर न जाए, सोहन लाल ने कहा। नहीं गिरेगा, छोटे से बैग में सारा सामान है और उसे मैंने बेल्ट से बांध रखा है, सोहन लाल ने कहकर देवराज चौहान को देखा। मुझे 5 मिनट का समय दे दो, एक सिगरेट और पी लूं, ऐसा करके मेरी मशीन में पूरा तेल भर जाएगा, फिर 1 घंटा तो लगातार काम कर सकूंगा। पी लो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा और ट्रेन की छत पर बैठ गया। सोहन लाल ने गोली वाली तैयार सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। इसे 1 घंटे बाद पी लेता, मरा जा रहा था, जगमोहन झल्लाया। हाँ, मरा जा रहा था, तो गोली वाली सिगरेट का मामला नहीं समझेगा। 6 करोड़ का ख्याल तेरे दिमाग में नहीं आ रहा? जो सब ख्याल है वह हमारे ही हैं, बोगी के भीतर पड़े हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। सोहन लाल ने हंसकर देवराज चौहान को देखा। क्यों देवराज चौहान भाई, मैंने कुछ गलत कहा क्या? गलत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक नहीं कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। ट्रेन की छत पर बैठे तेज हवा के कारण सिगरेट सुलगाने में उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस पर भी सिगरेट सुलगाने और पीने का सिलसिला जारी था। मैं समझा नहीं, सोहन लाल ने अंधेरे में देवराज चौहान को देखा। जब तक माल हाथ में ना आ जाए उसे कभी भी अपना मत समझो। तुम्हारा मतलब कि तुम्हें शक है कि हम माल को हासिल कर पाएंगे या नहीं? कोई शक नहीं, हम माल हासिल कर लेंगे, लेकिन हासिल कर लेने से पहले उसे अपना कहना ठीक नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जो जेब में है वह अपना, जो सामने पड़ा है वह पराया। यह भी ठीक है, सोहन लाल ने कश लिए और सिगरेट उछाल दी। पूरी क्यों नहीं पी? पहले जरा सामने पड़े माल को अपना बना ले, सोहन लाल की आवाज में दृढ़ता भर उठी। देवराज चौहान भाई, रस्सा पकड़कर मैं नीचे उतर रहा हूँ। देवराज चौहान ने रस्सा थामा और धीरे धीरे रस्से को ढीला छोड़ते हुए सोहन लाल को नीचे लटका दिया। सोहन लाल को ठीक बोगी के बंद दरवाजे के सामने लटकाया गया था। दोनों हाथों से सोहन लाल ने ताले को पकड़ा, फिर उसे टटोलने लगा। तब तक जगमोहन भी नीचे लटक आया था। करीब ही बोगी का 66-33 नंबर लिखा चमक रहा था। साले खोल, जगमोहन झल्लाया। ताले को पकड़कर क्या कर रहा है? ताले पर लाख की सील लगी है, काफी मजबूती से लगी है, सोहन लाल ऊंचे स्वर में बोला, क्योंकि रस्सी के सहारे लटकते ट्रेन में तेज हवा के थपेड़ों में उन्हें बात करने में परेशानी सी हो रही थी। सील? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान भाई, सोहन लाल गला फाड़कर चीखा। हाँ, ऊपर से देवराज चौहान की आवाज आई। ताले पर तो लाख की सील लगी है, और सील भी शायद ऐसी कि और किसी बोगी के ताले पर इतनी जबरदस्त नहीं लगी होगी। लगता है खास तौर से लगाई गई है। 6 करोड़ का माल जो भीतर है, जगमोहन बड़बड़ाया।
काम शुरू करो, सील को साफ करके हटाओ। यह तो बहुत लंबा काम है, मैं कुर्सी पर नहीं बैठा, हवा में लटक रहा हूँ। ऐसे में सोहनलाल, ऊपर से आती देवराज चौहान की खतरनाक कुर्राहट उसके कानों में पड़ी। सोहनलाल ने सक पकाकर होठ बंद किए, फिर खोले। करता हूँ, नाराज क्यों होते हो? सोहनलाल ने कमीज के बटन खोले और बेल्ट और पैंट के बीच चिपका रखे छोटे से बैग से जिप खोलकर उसमें से जर्मनी की बनी छोटी सी पेंसिल टॉर्च निकाली। वह पेंसिल टॉर्च ऐसी थी कि अंधेरा होने पर पूरे कमरे में भरपूर रोशनी फैलाते। ऐसी 2 टॉर्चें आज उन्होंने खरीदी थी। दूसरी जगमोहन के पास थी, एहतियात के तौर पर कि अगर काम करते समय टॉर्च गिर जाए तो दूसरी से फौरन काम जारी रखा जाए, किसी भी सूरत में काम न रुके। सोहनलाल ने टॉर्च ऑन करके दांतों में फंसाई और ताले को गौर से देखा। भरपूर रोशनी ताले पर पड़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जगमोहन ने भी ताले पर निगाह डाली, जहां लाख की तगड़ी सील लगी नजर आ रही थी। वह ताला आम तालों से 4 गुना बड़ा था, मजबूत था। 2-4 साल के बच्चे को वह भारी ताला उठाना पड़ जाए तो शायद ना ही उठा सके। आधे मिनट बाद सोहनलाल ने दांतों में फंसी टॉर्च निकाली और ऊंचे स्वर में बोला, देवराज चौहान भाई, एक आइडिया आया है। क्या? ऐसे ताले की सील साफ करके खोलना मेरे लिए दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि एक तो ट्रेन चल रही है और दूसरे मैं खुद भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं हूँ। सोहनलाल गला फाड़कर कह रहा था ताकि देवराज चौहान तक उसकी आवाज़ ठीक प्रकार से पहुँच सके। अच्छा यही है कि रिवॉल्वर निकालकर ताले को उड़ा दें। पल भर की खामोशी के बाद देवराज चौहान का खूंखारता से भरा स्वर आया, आइडिया मेरे पास भी बहुत है सोहनलाल, लेकिन मैं काम के समय किसी भी तरह का शोर पैदा होना पसंद नहीं करता। जरा सी गड़बड़ सारे मामलों को बिगाड़ कर रख सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई इत्तेफाक होते देखे हैं। तुम्हें जो करना है खामोशी से करना है। अगर ताले को गोली से ही उड़ाना होता तो फिर तुम्हें साथ लाने की क्या जरूरत थी? अब मुझे तुम्हारी आवाज ना सुनाई दे, काम शुरू करो। सोहनलाल की आंखों में गंभीरता से भरे भाव उभरे। टॉर्च को उसने दांतों में फंसाया और बैग में से छोटी सी पत्ती निकालकर ताले पर लगी सील को कुरेदने लगा। टॉर्च की रोशनी में ताला चमक रहा था। जगमोहन सब कुछ देख रहा था और समझ भी रहा था कि ऐसी स्थिति में सील को हटाना बेहद कठिन और थका देने वाला काम है, लेकिन काम तो करना ही था। चलती ट्रेन के कारण उनके शरीर जैसे पीछे को जा रहे थे, परंतु दोनों ने खुद को संभाल रखा था। कुछ देर बाद जगमोहन बोला, मैं सील को हटाने की कोशिश करूं, तुम आराम करो। सोहनलाल का आराम गोली वाली सिगरेट पीने के वक्त होता है और अभी गोली वाली सिगरेट पीने का वक्त नहीं है। एक तो भीतर पड़े 6 करोड़ पर मैं जल्दी से कब्जा जमाना चाहता हूँ और दूसरे मुझे देवराज चौहान का डर है। अगर उसे मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो सोहनलाल दोबारा कभी कोई ताला खोलने के काबिल नहीं रहेगा। जगमोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। डरते हो देवराज चौहान से? देवराज चौहान जैसे लोह पुरुष से डरकर ही रहना पड़ता है, कौन नहीं डरता उससे? करने पर आ जाए तो अंडरवर्ल्ड की हुकूमतों के तख्ते तक पलट कर रख देता है। ऐसे करामती इंसान की मैं सोए सोए भी वाह वाह करता हूँ। मानना पड़ेगा इस इंसान को। अब क्या हम सोच सकते थे कि चलती ट्रेन में ताला खोलकर माल बाहर निकालकर चलते बनेंगे? शायद सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और देवराज चौहान ने बड़े आराम से सोचकर छोटी सी साफ सुथरी योजना बना ली, सोहनलाल ने कहा। जवाब में जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। मालगाड़ी अपनी रफ्तार पर थी। सोहनलाल बेहद तेजी के साथ अपने काम में व्यस्त था। सील हटाने में कितना वक्त लग जाएगा? जगमोहन ने कहा। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। वैसे मालगाड़ियों के ताले पर सील तो नहीं होती। मेरा भी यही ख्याल है। स्पष्ट है कि इस ताले पर खास तौर से सील लगाई गई है और उसी के कहने पर लगाई होगी, जिसका 6 करोड़ का माल भीतर है, सोहनलाल ने कहा। चंद पलों तक खामोशी के बाद जगमोहन बोला, तुमने ठीक सुना था ना कि 66-33 नंबर की बोगी के भीतर 6 करोड़ का? ठीक सुना था, वहम में मत पड़, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। रास्ते के साथ लटकते तेज ट्रेन के चलते हवा में लहराते शरीर को संभाले सोहनलाल ने 1 घंटा लगाया ताले पर से सील हटाने में। साफ ताला देखकर उसने चैन की सांस ली।
और टॉर्च बंद करके जेब में डाल ली। जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। हट गई सील? हाँ। सोहन लाल ने जेब से गोली वाली सिगरेट निकाली। तेज हवा में रहने के कारण उनके शरीर सुन्न पड़ने लगे थे। तो खोल ताला। देर किस बात की? अभी नहीं, गोली वाली सिगरेट पीकर। गोली मार गोली वाली सिगरेट को। पहले? क्यों मारूं गोली? गोली मारनी है तो ताले को मार। खुलकर टूटकर नीचे जा पड़े। जो मर्जी कर, जगमोहन झल्लाकर बोला। इस तेज हवा में तेरी सिगरेट कैसे जलेगी? ऐसे। सोहन लाल ने सिगरेट सुलगाने की चेष्टा की, बहुत की। आखिरकार तब जली जब माचिस में बची 15 तिल्लियों को एक साथ जलाकर सिगरेट के आगे किया। वह भी 1 सेकंड का फर्क रह गया था, नहीं तो तिल्लियों ने बुझ जाना था और सिगरेट फिर भी नहीं जलनी थी। सिगरेट सुलगते ही सोहन लाल ने तगड़ा कश लिया। लानत है। बुरा सा मुंह बनाकर जगमोहन बड़बड़ा उठा। क्या हुआ? आवाज सुनते ही सोहन लाल और जगमोहन ने ऊपर देखा। देवराज चौहान बोगी की छत पर लेटा सिर आगे किए नीचे देख रहा था। चलती ट्रेन में इस प्रकार नीचे देखना झांकना खतरनाक था। जरा सा बैलेंस बिगड़ा और बंदा सीधा नीचे। सील हट गई है, सोहन लाल ने कहते हुए सिगरेट उछालकर फेंक दी। बस ताला खोलने जा रहा हूँ। देवराज चौहान उसी प्रकार लेटा रहा। मालगाड़ी अपनी रफ्तार पर दौड़े जा रही थी। तेज हवा ने उनकी हालत खराब कर रखी थी। सोहन लाल ने बेल्ट में फंसा रखे बैग में से कुछ सामान निकालकर जगमोहन की तरफ बढ़ाया। पकड़ो इसे और मेरे मांगने पर मुझे देते रहना और हाथ में लेते रहना। जगमोहन ने सामान पकड़ लिया। सोहन लाल ताला खोलने में व्यस्त हो गया। साथ साथ जगमोहन का दिल भी यह सोचकर धड़क रहा था कि जल्द ही 6 करोड़ का माल उनके कब्जे में होगा, जिसे पाने के लिए उन्हें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी और न ही किसी प्रकार के खतरे से 2-4 होना पड़ा। 15 मिनट तक यह सिलसिला चला। सोहन लाल तरह तरह के औजारों से ताला खोलता रहा। जगमोहन उसके कहने पर उसके हाथ से सामान लेता रहा और देता रहा। हालांकि जिस पोजीशन में हवा में रस्सी के सहारे बंधा सोहन लाल ताला खोल रहा था, यह वास्तव में हिम्मत का काम था। औजारों का ठीक तरह से प्रयोग करना, हवा के प्रेशर से खुद को रोके रखना। दांतों में फंसी पेंसिल टॉर्च के कारण सोहन लाल को ताला खोलने में कोई खास परेशानी नहीं आई। अलबत्ता यह बात भी स्पष्ट थी कि अगर सोहन लाल की जगह कोई और होता तो इस प्रकार रेलवे का वह मजबूत ताला नहीं खोल पाता। खोलता भी तो 15 मिनट की अपेक्षा घंटा 1.5 घंटा या इससे ज्यादा समय ही लगाता। ताला खुलते ही सोहन लाल ने ताला निकाला और अंधेरे में उछाल दिया। खुल गया। जगमोहन के होठों से खुशी से भरा स्वर निकला। सोहन लाल ने कुछ नहीं कहा। एक निगाह ऊपर मारी, जहां देवराज चौहान लेटा हुआ बोगी से सिर बाहर निकालकर नीचे देख रहा था। फिर सोहन लाल ने बोगी के दरवाजे पर मौजूद कुंडी हटानी शुरू कर दी। भारी टाइट, करीब 1 फीट लंबी कुंडी को हटाना भी काफी टेढ़ा काम साबित हो रहा था। सोहन लाल ने पूरा जोर लगाया, जब जाकर 5 मिनट में कुंडी हटी। अब सिर्फ बोगी के दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खींचने की देर थी। दरवाजा खुल जाना था और उन्होंने 6 करोड़ के पास पहुंच जाना था। अब सोहन लाल को जैसे रास्ते पर लटकते हुए भी मजा सा आने लगा था। टॉर्च हाथ में पकड़ी और सोहन लाल अंधेरे में दांत फाड़कर हंसा। हंसकर ऊपर देखा। दरवाजा खोलकर बोगी में प्रवेश कर जा, ऊपर से देवराज चौहान ने कहा। कमर पर बंधा रस्सा खोल देना, मैं भी आ रहा हूँ। जगमोहन, तुम्हें मालूम है ना कि तुमने क्या करना है? हाँ। जगमोहन के चेहरे पर खुशी नाच रही थी। पहले करोड़ की बोरी बोगी से बाहर गिरते ही रस्सा कमर से निकालकर नीचे उतर जाना है और बोरी पर बैठकर हाथ पांव सेकने हैं। कहने के साथ ही जगमोहन ने कमर पर बंधा रस्सा खोलना आरंभ कर दिया। कमर से रस्सा खोलकर वह पहले ही रस्सा पकड़कर लटक कर कूदने के लिए तैयार हो जाना चाहता था। सोहन लाल ने रस्सी में बंधे दरवाजे के एक पल्ले के ऊपर दोनों पांव रखकर दूसरे हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़कर जोर से ताकत के साथ झटका दिया। बोगी का लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया। उसके साथ ही सोहन लाल खुले पल्ले के हिस्से में आया। अपने पांव उसने बोगी के फर्श पर टिकाए। सोहन लाल बोगी के दरवाजे का दूसरा पल्ला खोलने जा रहा था ताकि देवराज चौहान बिना किसी दिक्कत के भीतर आ सके
और उन्हें काम करने में आसानी हो। दरवाजे पर सोहन लाल ने दोनों हाथ रखे, धक्का देकर खोलने के लिए जोर से धक्का दिया। तभी कानों को फाड़ देने वाला, शोर करने वाला फायर का धमाका हुआ। सोहन लाल की कर्णभेदी चीख गूंजी। अगर वह दरवाजे को धक्का देने के लिए हिलता नहीं तो गोली उसके सिर में या फिर छाती गर्दन में लगनी थी, परंतु अब कंधे में लगी थी और कंधे को बुरी तरह उधेड़ती हुई निकल गई थी। सोहन लाल बैलेंस न संभाल सका। बोगी के फर्श पर से उसके पांव उखड़ गए और रस्ते के सहारे बंधा उसका शरीर हवा में बाहर झूलता चला गया। यह सब कुछ मात्र एक पल में हो गया। तभी दूसरी गोली चली, परंतु बाहर झूलते सोहन लाल की बगल से गुजर गई। सोहन लाल! जगमोहन गला फाड़कर चिल्लाया। इससे पहले कि भीतर से तीसरी गोली चलती, जगमोहन ने चीते की सी फुर्ती इस प्रकार दिखाई कि वह बोगी के खुले दरवाजे के सामने आकर गोली का शिकार न बने और सोहन लाल वाला रास्ता पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने साथ सटा लिया। इसके साथ ही जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। उसकी आंखों में बेहद खतरनाक भाव नाच रहे थे। निगाहें बोगी के खुले दरवाजे पर थी। जगमोहन के लिए ऐसे में सोहन लाल को पकड़कर रखना कठिन हो रहा था, परंतु उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि सोहन लाल को छोड़ा तो वह फिर रास्ते के साथ झूलता बोगी के खुले दरवाजे के सामने पहुंच जाएगा और फिर भीतर से गोली आकर बची कुची कसर भी पूरी कर देगी। हाथ में रिवॉल्वर थामे जगमोहन की खूनी निगाह एकटक बोगी के खुले दरवाजे पर थी। तू ठीक है? सोहन लाल ने सख्ती से होठ खींचे थे। दर्द का समंदर उसके शरीर में दौड़ रहा था, परंतु आश्चर्यजनक हिम्मत का इस्तेमाल करके उसने खुद पर कंट्रोल कर रखा था। गोली कहाँ लगी? कंधे में। बच गया। पीड़ा के कारण सोहन लाल ने होठ खींच रखे थे, लेकिन कंधा सलामत नहीं है। गोली ने कंधे को तोड़ दिया है। लगता है 2-4 महीने कोई ताला तिजोरी अब नहीं तोड़ सकूंगा। तभी ऊपर से रस्सी को झटका मिला। जगमोहन ने मात्र क्षण भर के लिए ऊपर देखा। उसकी आंखें शिकारी भेड़िए से सुलगती आंखों से टकराई और वह आंखें देवराज चौहान की थी। उन आंखों को देखकर जगमोहन क्षण भर के लिए सिहर सा उठा, जैसे सारे जहान की मौत उसकी आंखों में सिमट आई थी। जगमोहन की निगाह पुनः बोगी के खुले दरवाजे की तरफ जाट की। सोहन लाल को छोड़ो, इसे मैं ऊपर खींच रहा हूँ, देवराज चौहान ने मौत से लिपटे सर्द स्वर में कहा। जगमोहन ने सावधानी से सोहन लाल को अपनी गिरफ्त से आजाद किया। देवराज चौहान रस्ते से बंधे सोहन लाल को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा। मालगाड़ी अपनी सीमित रफ्तार से दौड़े जा रही थी। तुम बोगी के दरवाजे की तरफ मत जाना। देवराज चौहान का दरिंदगी से भरा वाक्य जगमोहन के कानों से टकराया। जहां हो वहीं रहो। दरवाजे की तरफ से कोई हरकत हो तो फायर करके उन्हें यह एहसास करा देना कि तुम उनकी घात में रिवॉल्वर के साथ मौजूद हो। मैं निपट लूं भी दरवाजे से? जगमोहन की होठों से गुर्राहट निकली। नहीं। देवराज चौहान की आवाज के भाव महसूस करके जगमोहन चुप हो गया। आधे मिनट में ही सोहन लाल बोगी के ऊपर छत पर था। देवराज चौहान ने उसे वहां ठीक प्रकार से लिटाया। इस दौरान सोहन लाल के होठों से पीड़ा भरी कराह 2-3 बार निकल चुकी थी। देवराज चौहान की आंखों में अभी तक शिकारी भेड़िए जैसी सुर्ख चमक विद्यमान थी। कंधे में गोली लगी है? हाँ। सोहन लाल का हाथ कंधे से जा टिका और खून से सन गया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं सोहन लाल? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, सोहन लाल ने पीड़ा भरे स्वर में कहा। ट्रेन की छत पर पड़े रहने से जख्म को तेज हवा लगने के कारण दर्द में बढ़ोतरी सी हो गई थी। गोली कंधे में है या निकल गई? कंधे की ऐसी तैसी फेर कर निकल गई, सोहन लाल ने कहने के साथ ही करा ली। बोगी के भीतर क्या स्थिति है? देवराज चौहान की आवाज में मौत की धमकी थी। मालूम नहीं, भीतर अंधेरा था। भीतर एक है या ज्यादा? कह नहीं सकता। मैं तो दरवाजा खोलने में व्यस्त था। दरवाजे को धक्का देने के लिए हिला नहीं होता तो गोली ने मेरी जान ले लेनी थी। बुरा बचा हूँ, सब वैष्णो माता की दया है, कभी भला किया होगा किसी का। देवराज चौहान सोहन लाल की कमर में बंधा रस्सा खोलने लगा। नीचे जा रहे हो? देवराज चौहान तो सिर से पांव तक मौत के भावों में लिपटा था।
सावधान रहना, सोहन लाल बोला। यह अंधेरे का मामला है और बोगी के भीतर गहरा अंधेरा है। सोहन लाल का कहना ठीक था कि हालात की स्थिति ठीक तरह से नहीं जानी जा सकती। तुम इसी प्रकार पड़े रहना, हिलने की कोशिश मत करना। नीचे कुछ भी होता रहे, अगर जरा भी हिले तो सीधा ट्रेन से नीचे गिरोगे, समझे सोहन लाल? हिलने की हिम्मत ही कहाँ है मुझ में। सोहन लाल करहा उठा। जाते जाते एक मेहरबानी कर दो, मेरी कमीज की ऊपर वाली जेब में सिगरेट है, सुलगाकर मुझे दे दो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर सोहन लाल को थमाई, फिर जेब से रिवॉल्वर निकालकर दांतों में फंसाने के पश्चात रस्से को थामता हुआ झूलकर वह जगमोहन के पास जा पहुंचा। दोनों की खूनी निगाह टकराई। दांतों में फंसी रिवॉल्वर देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। क्या? जैसे कि हमें मालूम था कि 66-33 नंबर की बोगी में 6 करोड़ का माल जा रहा है और हम उसे लूटने को आमादा थे। ठीक उसी तरह माल के मालिक को भी पता चल गया कि किसी को उसके माल की खबर लग चुकी है और वह उसे लूटने की फिराक में है। यह सारा इंतजाम उसी बात को सामने रखकर उसने किया है ताकि हम माल न लूट सकें और वह आसानी से हमारी जान ले ले। लेकिन किसी को कैसे मालूम हो सकता है कि हमें 66-33 नंबर की बोगी में जाने वाले माल के बारे में आसानी से हो सकता है। देवराज चौहान के होठों से मौत से भरा रुद्र स्वर निकला। मत भूलो कि मैंने बोगी का नंबर बताकर जानकारी इकट्ठी की थी। उसके बाद मालगाड़ी की रवानगी के बारे में पूरा ब्यौरा जाना और यह बात कहीं से भी लीक होकर माल के मालिक तक जा सकती है। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। मैंने स्टेशन से जिस जिस बात की पूछताछ की, इन्हीं के द्वारा ही बात आगे निकली। कैसे निकली, कैसे हुआ, यह बात मैं जान ही लूंगा कि वह कौन है। देवराज चौहान ने खतरनाक लहजे में कहा। परंतु इस समय हमें बोगी के भीतर मौजूद मामले को निपटाना है। चंद पल दोनों के बीच खामोशी रही। हालात खतरनाक हैं, जगमोहन ने दांत भींचकर धीरे से कहा। चलती ट्रेन, बंद बोगी के बीच अंधेरा और भीतर की पोजीशन का हमें जरा भी पता नहीं कि वहाँ एक आदमी है कि 10। ऐसे में मुकाबला करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं भी हम चूक सकते हैं। हाँ, देवराज चौहान ने मौत भरे अंदाज में धीरे से सिर हिलाया। मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता। तो फिर? मैंने तो बोगी में मौजूद 6 करोड़ के माल को अपना बनाना है। देवराज चौहान एक एक शब्द को चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। मेरे माल के बीच कोई आता है तो फिर मुझे झगड़े में भी कोई ऐतराज नहीं। 6 करोड़ जैसी रकम मेरे लिए मामूली बात है। माल वाला अगर कह देता कि मैं ऐसा ना करूं, उसके माल पर हाथ ना डालूं, तो मैं मान जाता। लेकिन उसका इस प्रकार घात लगाकर वार करना पसंद नहीं आया। यह झगड़ा उसने ही बेवजह शुरू किया है। मैं तो खाली माल लूटने में दिलचस्पी ले रहा था कि इस तरह भेजा जाने वाला माल 2 नंबर का है और हराम के माल पर हाथ डालने में कोई हर्ज नहीं। जगमोहन होठ भींचे रहा। अब बोगी के भीतर मौजूद आदमियों को निपटाना है, नहीं तो माल हमारे हाथ नहीं लगेगा। हाँ, देवराज चौहान ने एकाएक भयंकर क्रूरता भरे स्वर में कहा। इससे यह बात भी साबित हो जाती है कि जिसका माल है वह कोई आम आदमी नहीं है, पहुंचा हुआ है, छुट भैया बदमाश नहीं। वह कैसे? जब उसे मालूम था कि 66-33 नंबर की बोगी में वह जो माल भेज रहा है उसे कोई लूटने की फिराक में है, तो उसे चाहिए था माल को किसी और बोगी में रखवा देता। लेकिन उसने ऐसा करने की अपेक्षा अपने आदमियों को हथियार देकर अंदर बैठा दिया। मतलब कि वह ताकतवर आदमी है और खून खराबा उसे पसंद है। डरने की अपेक्षा मौत का खेल खेलने में उसे मजा आता है। तभी ठीक उसी समय किसी ने हाथ में रिवॉल्वर थामे बोगी के खुले दरवाजे से सिर बाहर निकालकर झांका, यह जानने के लिए कि इस समय छाई खामोशी की वजह क्या है। और जगमोहन तो कब से इसी मौके की ताक में था। बिना क्षण की देर के ट्रिगर दबा। झांकते सिर के परखच्चे उड़ गए। वह चीख भी नहीं सका और नीचे आ गिरा। उसका शरीर रेल लाइनों के करीब की ढलान पर लुढ़कता चला गया। ट्रेन आगे बढ़ती चली गई। जगमोहन की आंखों में मौत नाच रही थी। सोहन लाल को लगी गोली को वह भूला नहीं था।
देवराज चौहान की आंखें पुनः शिकारी भेड़िए जैसी लाल होकर चमक उठी। तुम आगे मत आना, जो करना हो, करने की जरूरत पड़े तो यहीं से करना। देवराज चौहान के होठों से बेहद खतरनाक गुर्राहट निकली। मैं देखता हूँ उन्हें। बहुत खतरे वाला काम है। वह लोग बोगी के भीतर सुरक्षित हैं और आसानी से बाहर नजर रख सकते हैं, जबकि बाहर वाला खुले में है और अपना निशाना भी नहीं लगा सकता। देवराज चौहान के चेहरे पर वैशी भाव थिरक उठे। यह सोचकर तुम हम अपना काम तो छोड़ने से रहे। जगमोहन कुछ नहीं कह सका। वह जानता था कि देवराज चौहान किसी खौफ, डर या भय से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि दुश्मन की स्ट्रांग पोजीशन उसे और जिद पर उतार देती थी कि चाहे जो भी हो, उसे हर हाल में जीत कर ही रहना है। और ऐसे ही स्थिति अब थी। देवराज चौहान के एक हाथ में रिवॉल्वर थी, दूसरे हाथ से उसने रस्सा थामा और झूले के समान झूलता हुआ तेजी से बोगी के खुले दरवाजे के सामने से गुजर गया। मात्र 1 सेकंड लगा उसे दरवाजे के सामने से गुजरने में, और उसी दौरान उस पर फायर हो गया। जाहिर था कि भीतर भी पहुंचा हुआ आदमी मौजूद है, जो कि बोगी के दरवाजे पर ही रिवॉल्वर से निशाना साधे शूट करने के लिए तैयार बैठा है। वह उसी पल वापस नहीं आया। खुला दरवाजा पार करते ही उसके हाथ में हुक आ गया। उसे थामते ही उसका हरकत करता शरीर रुक गया। हुक थामने के पहले उसने रस्सी को वक्ती तौर पर रिवॉल्वर वाली कलाई पर लपेट लिया था। ऐसा करने से देवराज चौहान को एक फायदा तो यह हो गया कि भीतर वाला किस स्थिति में बोगी में कहाँ मौजूद है, यह मालूम हो गया था। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता का घना पेड़ जैसे खड़ा हो गया था। खतरनाक खूनी लाल आंखें लिए वह बोगी के दरवाजे को घूरता रहा, जो महज उसके 2 फीट की दूरी पर था। दूसरी तरफ मौजूद जगमोहन दांत खींचे, रिवॉल्वर थामे, सतर्क मुद्रा में सब कुछ देख रहा था और कभी भी कुछ भी करने को तैयार था। अगर देवराज चौहान ने उसे मना नहीं किया होता तो इस समय वह भी हरकत में होता। देवराज चौहान ने हुक छोड़कर करीब ही लगे रॉड के हैंडल को थामा। जूतों को नीचे अटकाकर रखा था उसने। रस्ते में रिवॉल्वर वाले हाथ से हुक पर वक्ती तौर पर कच्चे पक्के ढंग से अटका लिया। उसके बाद वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसका। यह देखकर चंद फीट दूर खड़े जगमोहन के होंठ खिंच गए। वह जानता था कि यह अंधेरी लड़ाई लंबी भी खिंच सकती है, उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। देवराज चौहान खुले दरवाजे के बेहद समीप जा पहुंचा। उसका एक हाथ हैंडल पर था और दूसरे हाथ में दबी रिवॉल्वर। ट्रेन अपनी रफ्तार पर थी और फिर अगले ही पल देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ बोगी के खुले दरवाजे से भीतर उस दिशा की तरफ किया जिस दिशा से उस पर गोली चलाई गई थी, और ट्रिगर दबाते ही रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर कर लिया। देवराज चौहान को हल्की सी करहा सुनाई दी, जरा सा शोर, फिर थोड़ी देर में पहले जैसी ही शांति छा गई। तभी भीतर से अंधाधुंध यूं ही 2-3 फायर किए गए। धमाकों से पूरी बोगी कांप सी उठी। इन फायरों के होने की देर थी कि देवराज चौहान ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर का रुख भीतर उठने वाली फायरों की आवाज की तरफ करके 2 बार ट्रिगर दबा दिया। भीतर से किसी की गला फाड़ तेज चीख निकली, जो कि किसी गोली के धमाके से कम नहीं थी। उसके बाद फिर शांति छा गई। देवराज चौहान समझ गया कि गोली की आवाज पर चलाई गई गोली निशाने पर लगी है। ऐसी दहशत भरी चीख के बाद किसी प्रकार की आहट आवाज न उठने का मतलब था कि जिसे गोली लगी है वह खत्म हो चुका है। देवराज चौहान ने तो फायर करते ही रिवॉल्वर वाला हाथ पीछे कर लिया था। देवराज चौहान के होंठ पिंचे हुए थे, चेहरे पर दरिंदगी का सागर उमड़ा पड़ रहा था। इस समय तो उसकी यह हालत थी कि जैसे शिकार की बोटी बोटी कर देना चाहता हो। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत उसके सामने खड़ी थी। उसे दुश्मनों की संख्या का पता नहीं था। एक जगमोहन की गोली से मरकर नीचे गिर चुका था, दूसरा उसकी गोली से भीतर खत्म हो चुका था। अब यह नहीं मालूम था कि भीतर 1 है या 2 या फिर 4-5। भीतर वालों की संख्या मालूम होने पर उसकी आधी दिक्कत समाप्त हो जानी थी, क्योंकि उसके बाद उनकी गिनती के हिसाब से ही उसने आगे का कोई काम तय करना था। लेकिन देवराज चौहान के पास इतना वक्त नहीं था कि सोचने में रात का काफी बड़ा हिस्सा समाप्त कर दे। जो करना था फौरन करना था। जाती तौर पर उसका ख्याल था
कि अब बोगी में ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। उसने जो गोली पहले चलाई थी उस पर हल्की सी कराह के साथ शांति छा गई थी। हो सकता है मरने वाला दूसरा हो और उसकी पहली चलाई गोली से घायल होने वाला कोई और हो। बहरहाल जो भी हो, अब जो भी करना था जल्दी करना था। रस्ते को थामकर लटकते रिवॉल्वर थामे जगमोहन की सतर्क निगाह बोगी के दरवाजे पर टिकी थी। वह इस बात के प्रति तैयार था कि कोई बोगी से बाहर को झांके तो तुरंत उसकी खोपड़ी उड़ा दे। देवराज चौहान ने खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया, परंतु उससे पहले उसने छोटी सी हरकत की। हैंडल को हथेली से पकड़े वह जरा आगे हुआ और रिवॉल्वर वाला हाथ बोगी के दरवाजे के भीतर करके नाल का रुख दाएं बाएं करते हुए 2 बार ट्रिगर दबाया और हाथ पीछे कर लिए। बोगी के भीतर कानों को फाड़ देने वाले धमाके हुए। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कोई जवाबी कार्यवाही नहीं हुई। शांति छाई रही। इसके 2 कारण थे। या तो भीतर मौजूद दुश्मन बहुत चालाक था, जो कि मुनासिब मौके पर ही अपनी रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना चाहता था, या फिर वह वार करने के काबिल नहीं था। लेकिन इस बात का उसे पूरा यकीन था कि कोई भीतर है जो कि उसकी घात में है, उसे शूट करने के लिए मौके की तलाश में है। देवराज चौहान आखिरी कदम उठाने का खतरनाक फैसला कर चुका था। उसके उठाए जाने वाले इस कदम से मौत की बाजी का सारा रूप बदल जाना था। या तो बाजी उसके हक में होनी थी, या फिर उनके, जो बोगी के भीतर उसकी घात में मौजूद थे। दांत भींचे चेहरे पर क्रूरता समेटे, आंखों में खूनी भेड़िए की चमक लिए देवराज चौहान ने हुक के साथ अटका रखा रस्सा अपने बाएं हाथ में लपेटा, दाएं हाथ में रिवॉल्वर, और अगले ही पर देवराज चौहान ने अपने शरीर को झटका दिया और हवा में झूलता हुआ बोगी के खुले दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। यह देखकर जगमोहन की सांस जहां की तहां रह गई। बोगी के भीतर मौजूद कोई भी उसे बेहद आसानी से शूट कर सकता था। जगमोहन चंद फीट दूर रस्से से लटका फटी आंखों से देवराज चौहान को देखता रह गया, जिसके शरीर का कुछ हिस्सा बोगी के बाहर भी नजर आ रहा था। वह जानता था कि बोगी के भीतर से अभी फायर होगा। देवराज चौहान को एहसास था इस बात का कि वह बहुत खतरनाक लम्हे गुजर रहे हैं, मौत से भरे। वह बोगी के दरवाजे पर खुल्लम खुल्ला खड़ा था। भीतर वाले कभी भी उसे गोली से उड़ा सकते थे। इस बात के प्रति वह सावधान था कि ऐसा कुछ हो तो वह अपने बचाव की चेष्टा कर सके। इसके साथ ही वहशीपन लिए उसकी निगाहें गहरे अंधेरे में घूम रही थी, निगाहों के साथ रिवॉल्वर भी। हर बीतते पल के साथ देवराज चौहान की निगाहें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त होती जा रही थी। कई क्षण बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। देवराज चौहान के लिए हैरानी की बात थी। अब तक बोगी के भीतर मौजूद लोगों द्वारा कोई हरकत हो जानी चाहिए थी, और कुछ भी न होना देवराज चौहान के लिए। तभी देवराज चौहान के होठ खिंच गए। अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी उसकी आंखों ने बोगी के अंधेरे से भरे हिस्से में हलचल होती देखी। सोचने का वक्त कहाँ था। पलक झपकते ही देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। बोगी में फायर की कानों को फाड़ देने वाली गूंज पैदा हुई। अंधेरे में होने वाली हलचल में फायर के साथ ही तेजी आ गई थी। देवराज चौहान समझ गया कि सामने जो भी है अंधेरे का फायदा उठाकर खुद को फायर से बचा गया है। चूंकि वह बोगी के खुले दरवाजे पर था, इसलिए अंधेरे में मौजूद शख्स उसकी हर हरकत को बखूबी देख समझ रहा था। और फिर वह हुआ जिसकी देवराज चौहान को जरा भी आशा नहीं थी। इससे पहले कि देवराज चौहान उस पर फायर करता, बोगी में मौजूद इंसान ने चीते की तरह छलांग मारी, बोगी के दरवाजे पर खड़े देवराज चौहान से टकराया और उससे टकराकर ट्रेन से बाहर नीचे गिरकर अंधेरे में गुम होता चला गया। देवराज चौहान ने भी नीचे गिर जाना था अगर बाएं हाथ से उसने रस्सा न थाम रखा होता। उसके तीव्र वेग से टकराने से देवराज चौहान खुद को संभाल न सका और झटके के साथ रस्सा थामे बाहर हवा में झूलता चला गया। और इससे पहले वह ट्रेन की बॉडी से टकराता, उसने टांगों को सीधा कर लिया। टांगे बोगी से टकराई और देवराज चौहान संभल गया। तभी देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर पड़ी, जो रास्ता छोड़कर नीचे कूदने जा रहा था। ठहरो, नीचे मत कूदो, देवराज चौहान गला फाड़कर चिल्लाया।
रस्सा छोड़ने की मुद्रा में छलांग लगाते लगाते जगमोहन ने देवराज चौहान की आवाज सुनकर बेहद कठिनता से रोका खुद को, वरना 1-2 सेकंड और बीतते तो वह कूद चुका होता। वह जो भी बोगी से कूदकर नीचे जाने दो उसे, वह निहत्था है और जान बचाकर भागा है। देवराज चौहान ने कहा। तो क्या हो गया? उसने हमारी जान लेने की? बेकार के चक्कर में मत पड़ो, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं और ना ही हम उससे झगड़ा करने आए थे। अगर वह हमारा निशाना होता तो हम उसके पीछे अवश्य जाते, लेकिन हमारा निशाना तो 6 करोड़ है। 6 करोड़ का जिक्र होते ही जगमोहन कुछ ठंडा हुआ। आ जाओ, बोगी के भीतर कोई नहीं है, देवराज चौहान ने कहा और पुनः रस्से के सहारे झूलते हुए बोगी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। निगाहें पुनः बोगी में घूमी। वह बेहद सतर्क था। जगमोहन भी रस्सा थामे हवा में झूलता हुआ बोगी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। टॉर्च निकालो, देवराज चौहान ने कहा। रिवॉल्वर उसके हाथ में दबी थी। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में डाली और टॉर्च निकालकर रोशनी पूरी बोगी में डाली। आधी से ज्यादा बोगी में माल भरा पड़ा था, परंतु वहां एक लाश के अलावा कोई भी इंसान नहीं था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली। जगमोहन ने रस्सा छोड़ दिया, जबकि देवराज चौहान ने रस्से को दरवाजे से बाहर हुक में अटका दिया, क्योंकि सारा काम निपटाने के पश्चात ट्रेन की छत पर मौजूद सोहन लाल के पास जाने के लिए उसे रस्से की जरूरत पड़नी थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, प्लास्टिक की उन 6 बोरियों को ढूंढो जिन पर काले रंग से क्रॉस लगा है। जगमोहन ने आगे बढ़कर टॉर्च को बोगी में मौजूद सामान के ऊपर ऐसे रखा कि उसकी रोशनी पूरी बोगी में फैल जाए। फिर देवराज चौहान और जगमोहन क्रॉस लगी प्लास्टिक की उन 6 बोरियों को तलाश करने में लग गए। वे बोगी में पड़े सामान को इधर उधर करने लगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, काम में व्यस्त जगमोहन बोला। क्या? जिसके माल पर हमने हाथ मारने की सोची उस तक हमारी योजना पहुंच कैसे गई? वह कैसे जान गया कि मैंने बोगी नंबर को लेकर जो पूछताछ की उसके कारण ही बात उस तक पहुंची? मैं समझा नहीं। मैंने रेलवे के बुकिंग क्लर्क राम प्रसाद और ट्रेन सफाई कर्मचारी मंगल सिंह के जरिए जानकारी हासिल की। उन दोनों ने ही आगे पूछताछ की। जाहिर है जिससे पूछताछ की उसके पास मालगाड़ी में सामान रखने का रिकॉर्ड रहता होगा। वह यकीनन उसका आदमी रहा होगा जिसका माल है। उसने आगे खबर कर दी होगी कि कोई उस नंबर वाली बोगी के बारे में पूछताछ कर रहा है जिसमें उसका माल जा रहा है। यह बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? रिकॉर्ड रखने वाला माल भेजने वाले का आदमी होगा। जो इस बार 6 करोड़ का माल भेज रहा है वह यह काम अक्सर करता होगा। रेलवे के कर्मचारी से उसकी पुरानी सेटिंग होगी। बिना सेटिंग के इस प्रकार माल भेजना भारी खतरे और रगड़े का काम है। जगमोहन ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। माल भेजने वाला कौन है? इस बारे में तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? नहीं, लेकिन मालूम अवश्य करूंगा। प्लास्टिक की उन बोरियों को तलाश करना, देवराज चौहान बोला। क्यों मालूम करोगे? क्योंकि वह जो कोई भी है भला आदमी नहीं है, खुद को ताकतवर समझता है। ऐसा ना होता तो गड़बड़ का एहसास होते ही माल को किसी दूसरी बोगी में डलवा देता, लेकिन ऐसा करने की अपेक्षा उसने अपने शूटर छिपाकर बोगी में बैठा दिए कि जो भी माल लूटने पहुंचे उसे खत्म कर दिया जाए। ऐसी हरकतें बड़े बड़े दादा ही करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि 6 करोड़ का माल वाला कोई बड़ा दादा है? लगता तो ऐसा ही है, कल मालूम करूंगा। लेकिन मालूम करने की क्या जरूरत है? हमने उससे झगड़ा तो करना नहीं है। ठीक कहते हो, लेकिन अपनी जानकारी के लिए मालूम करने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। 10 मिनट के पश्चात अन्य सामान के नीचे दबी वे प्लास्टिक की 6 बोरियां मिली। 6 की 6 पर काले रंग के पेंट से क्रॉस लगा हुआ था। देवराज चौहान और जगमोहन ने उन 6 बोरियों को सामान से निकालकर बोगी के खुले दरवाजे के समीप इकट्ठा किया। मालगाड़ी अपनी रफ्तार के साथ दौड़ी जा रही थी। बोरियां काफी भारी थी। वॉशिंग पाउडर की आड़ के भीतर कुछ था तो उनका भारी होना भी लाजमी था। जगमोहन, देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट बाहर उछाल दी। इन्हें ट्रेन से नीचे गिराते जाओ। यह काम हमें तेजी से करना है ताकि बोरियां इकट्ठी करने में कोई दिक्कत ना आए और करीब करीब ही गिरे। जब तक मैं सोहन लाल को लेकर तुम तक पहुंचूं
तो तब तक तुम बोरियों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके रखना। हमारे पास वक्त कम है। सोहनलाल घायल है, उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सहायता मिलनी चाहिए। जगमोहन ने सिर हिला दिया। उसके बाद उन्होंने एक पल भी बेकार नहीं किया। बोगी के खुले दरवाजे के करीब इकट्ठी कर रखी 6 की 6 बोरियों को बिजली किसी रफ्तार से नीचे गिराते चले गए। छठी बोरी के नीचे फेंकते ही उसके साथ ही जगमोहन ने भी ट्रेन की बोगी से नीचे छलांग लगा दी। काम हो चुका था। देवराज चौहान ने टॉर्च बंद की और जेब में डाल ली। देवराज चौहान ने बोगी के दरवाजे के बाहर हुक में फंसा रखे रस्से को पकड़ा और बाहर झूलता चला गया। फिर चंद ही क्षणों में वह बोगी की छत पर था। सोहनलाल वैसे ही लेटा हुआ था जैसे वह उसे छोड़कर गया था। आहट पाकर सोहनलाल ने सिर हिलाया। तुम लोगों को कोई गोली वगैरह तो नहीं लगी? सब ठीक है? सोहनलाल ने छूटते ही पूछा। ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है? बुरा हाल है, दर्द ने जान निकाल रखी है। सोहनलाल बोला। काम हुआ कि नहीं? हो गया। वह बोरियां और जगमोहन ट्रेन से बाहर हैं। सुनकर सोहनलाल के होठों से खुशी से भरी हल्की सी हंसी निकली। अब खुद को संभालो, हमें ट्रेन से नीचे उतरना है। देवराज चौहान बोला। मेरे कंधे का बुरा हाल है, मैं रास्ता नहीं पकड़ सकता। सोहनलाल धीमे स्वर में कह उठा। सोहनलाल ने भारी सांस ली और हाथ आगे बढ़ाया। देवराज चौहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया, फिर सहारा देकर खड़ा किया। सोहनलाल, देवराज चौहान ने समझाने वाले अंदाज में गंभीर स्वर में कहा, कुछ देर के लिए तुम्हें अपनी पीड़ा पर काबू पाना होगा, तभी हम चलती ट्रेन से छुटकारा पा सकेंगे। तुम्हें मैंने कंधे पर हाथ डालकर पीठ से चिपकाना होगा। ऐसा होने पर ही हम ट्रेन की छत से नीचे सरक सकेंगे। ऐसा कर लूंगा मैं। ट्रेन की छत पर पड़े रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आओ। उसी पल देवराज चौहान ने घूमकर उसकी तरफ पीठ कर दी। सोहनलाल ने होठ भींचकर अपनी दोनों बाहें देवराज चौहान के कंधे पर डाली और उछलकर देवराज चौहान की पीठ से चिपक गया। पीड़ा से उसका सारा शरीर फनफना उठा। घायल कंधा दर्द से चीख उठा, परंतु सोहनलाल दांत भींचकर उठने वाली पीड़ा की लहरों पर किसी तरह काबू पाए रहा। यह सब तो बर्दाश्त करना ही था, ट्रेन से उतरना ही था। देवराज चौहान कोई और तरीका इस्तेमाल करता तो उससे भी कंधे में पीड़ा उठती। देवराज चौहान ने मजबूती से रस्सा थामा और ट्रेन की छत पर पेट के बल लेटकर धीरे धीरे किनारे की तरफ सरकने लगा। सोहनलाल उसकी पीठ पर चिपककर लेटा पड़ा था। धीमे धीमे सरकते हुए देवराज चौहान के शरीर को तीव्र झटका लगा और छत से फिसलकर रस्सी के सहारे नीचे लटकता चला गया। शरीर और रस्सा जोर से लहराया। बोगी की बॉडी से जूते टिकाकर हवा में झूलते हुए उसने खुद को बैलेंस में किया। तीव्र झटका लगने के कारण सोहनलाल के होठों से पीड़ा भरी चीख निकल गई थी। और फिर ठीक उसी पर देवराज चौहान ने रस्सा छोड़ते हुए छलांग लगा दी। एक तो गहरा अंधेरा, फिर पटरियों के साथ पड़े छोटे छोटे नुकीले पत्थर जिन पर चलना तो दूर पैर टिकाना भी कठिन था। देवराज चौहान के पैर भी न टिक सके और वह पीठ पर लादे सोहनलाल को लिए नीचे लुढ़कता चला गया। सोहनलाल के होठों से पीड़ा भरी जबरदस्त चीख निकली। उसका घायल कंधा फनफना उठा था। देवराज चौहान ने नीचे गिरते ही फौरन पलटी मारकर खुद को संभाला और खुद पेट के बल लेटकर सोहनलाल को अपने ऊपर ले आया। गहरी गहरी सांसें लेता सोहनलाल उसकी पीठ से लुढ़ककर नीचे आ गया। सांस संयत करने के पश्चात देवराज चौहान उठा। बगल से खड़खड़ाती हुई मालगाड़ी गुजर रही थी। ठीक हो? देवराज चौहान ने पूछा। चिंता मत करो, ठीक ही हूँ, सोहनलाल ने धीमे किंतु पीड़ा से कराहते हुए स्वर में कहा। देवराज चौहान जानता था सोहनलाल पीड़ा को दबाए हुए है। बगल से गुजरती ट्रेन को देखते हुए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। मालगाड़ी काफी लंबी थी। जब वह निकल गई तो देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा जो कि खड़ा हो चुका था। हमें वापस चलना है। कुछ पीछे जगमोहन और बोरियां हैं। तुम्हें कंधे पर डाल लूं? कंधे पर क्यों? सोहनलाल के होठों से कराह भरा स्वर निकला। गोली मेरे कंधे पर लगी है, टांग तो सही सलामत है। मैं 10 मील भी पैदल चल सकता हूँ। चलो। कहते हुए सोहनलाल ट्रेन की उल्टी दिशा में चल पड़ा। उसकी चाल में भी हल्की सी लड़खड़ाहट थी, लेकिन ट्रेन से कूदते समय टांग पर कहीं नुकीला पत्थर लग गया होगा। सोहनलाल को देखते हुए देवराज चौहान के होठों पर
हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। वह भी चल पड़ा। पटरियों के दोनों तरफ जंगल और रात का गहरा अंधेरा हर तरफ बिखरा पड़ा था। आधी रात के बाद के 3 बज रहे थे। देवराज चौहान और सोहन लाल करीब 35 मिनट के बाद जाकर कहीं जगमोहन के पास पहुंचे। तब तक जगमोहन ट्रेन से फेंकी गई प्लास्टिक की उन 6 बोरियों को एक ही जगह समेटकर इकट्ठा कर चुका था और मजे से उनके ऊपर बैठा अंधेरे से भरी सुनसान जगह का आनंद ले रहा था। उन दोनों के पास पहुंचते ही जगमोहन ने सोहन लाल से पूछा, कैसे हो सोहन लाल? चल रहा है काम, सोहन लाल ने गहरी सांस लेकर कहा और आगे बढ़कर नीचे बैठते हुए पीठ को बोरी से टिका दिया। कंधे में भारी दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने उसे उखाड़ फेंका हो। ऐसे में ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर पैदल चलना कंधे का और भी बुरा हाल करने के बराबर था, और वह उसने किया क्योंकि यहाँ तक आना भी जरूरी था। जख्म का क्या हाल है? बुरा हाल है, सोहन लाल ने कहा और बाएं हाथ से जेब में से गोली वाली सिगरेट निकाली और उसे होठों से लगाकर जगमोहन को देखने लगा, क्योंकि उसकी माचिस खत्म हो चुकी थी। माचिस जगमोहन के पास भी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही कम सिगरेट पीता था। देवराज चौहान ने सोहन लाल की सिगरेट सुलगाई। सोहन लाल, 6 करोड़ का माल हाथ में है, जगमोहन खुशी से हंसकर बोला। मुझे तो इतना मालूम है कि इस समय मेरा कंधा मेरे हाथ में है, गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लेकर सोहन लाल बोला। उसकी दाईं बाह मृत प्राय सी गोद में पड़ी थी, वहां तो सिर्फ दर्द की ही लहरें उठती थी। इन बोरियों को खोला? देवराज चौहान बोला। सबको खोल दिया, उल्लू के पट्टे ने बहुत अच्छी तरह से बंद कर रखा था, जगमोहन ने जवाब दिया। इस अंधेरे में बोरी के भीतर का मामला नजर नहीं आ रहा। टॉर्च है कि बोगी में ही ले आया हूँ? कहने के साथ ही देवराज चौहान ने टॉर्च निकाली और ऑन होते ही उसकी रोशनी खुली बोरियों पर जा पड़ी। वह एक एक बोरी को ध्यान से चेक करने लगा। जगमोहन भी उसके साथ लग गया। गोली वाली सिगरेट के चंद कश लेने पर सोहन लाल को कुछ राहत महसूस होने लगी। बोरियों के ऊपर प्रसिद्ध कंपनी के वॉशिंग पाउडर के पाउच बैग पड़े थे, जो कि आधा आधा किलो के भी थे और 1 किलो के भी। जगमोहन ने जूतों में फंसा रखा चाकू निकाला और उसे खोलकर चाकू के फल से वॉशिंग पाउडर का पाउच काटा। उसे हाथ से अच्छी तरह से टटोला, रोशनी में देखा, पाउच में वॉशिंग पाउडर ही भरा था। जगमोहन के हाव भाव में झल्लाहट के भाव उभरे। देवराज चौहान बेहद शांत रहा। पूरी बोरी चेक करो, अगर इनमें माल है तो इस बोरी में भी अवश्य होगा, देवराज चौहान बोला। जगमोहन तेजी से अपने काम में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी जगमोहन के तेजी से हरकत करते हाथों पर थी। जगमोहन वॉशिंग पाउडर की थैलियों को काटे जा रहा था और चेक कर करके एक तरफ फेंके जा रहा था। बहुत तेजी से वह अपना काम कर रहा था। सोहन लाल, काम में व्यस्त जगमोहन बोला। गोली वाली सिगरेट का कश लेते हुए उसी प्रकार सोहन लाल बोला। इनमें तो वॉशिंग पाउडर ही भरा है, जगमोहन का तीखा स्वर था। संभाल ले, काम आएगा। लानत है। चंद पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान शांत किंतु दृढ़ स्वर में कह उठा। इन बोरियों में माल है जगमोहन, यह तुम कैसे कह सकते हो? एक शहर से दूसरे शहर मात्र 6 बोरियों में वॉशिंग पाउडर के पैकेट डालकर नहीं भेजे जाते, ट्रक के ट्रक भेजे जाते हैं, या फिर मालगाड़ी से माल भेजना हो तो पूरी की पूरी बोगी भरकर भेजी जाती है। यह प्लास्टिक की 6 बोरियां सोचो किसी खाने में फिट नहीं होती। सिर्फ एक ही बात है कि इन 6 बोरियों में वॉशिंग पाउडर की आड़ में हर हाल में कोई गड़बड़ माल है। जो कर रहे हो करते रहो, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। और सामने आया। आधी से ज्यादा बोरी खाली होते ही प्लास्टिक के सील बंद लिफाफों में सफेद रंग का पाउडर था। चेक करने पर पाया कि वे बेहद कीमती, अच्छी क्वालिटी के मादक पदार्थ थे। देवराज चौहान और जगमोहन ने एक ही निगाह में इस बात को भांप लिया। एक बोरी में से 3 पैकेट निकले। देवराज चौहान के होठ खिंच गए। टॉर्च की रोशनी बोरियों पर पड़ रही थी, परंतु रोशनी का बेहद मध्यम अक्स लौटकर उनके चेहरों पर भी पड़ रहा था, जिसमें देवराज चौहान के चेहरे पर छाने वाली दरिंदगी स्पष्ट नजर आने लगी थी। उसकी आंखें बोरियों पर ही घूम रही थी। यह तो मादक पदार्थ है, जगमोहन के होठों से निकला।
नशे का सामान। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। सब बोरियों को चेक करो। देवराज चौहान ने अपने दांत खींचकर कहा। जगमोहन तेजी से अपने काम में जुट गया। अगले 10 मिनटों में वह अपने काम से फारिग हो चुका था। हर बोरी में मादक पदार्थों के केवल 3-3 पैकेट थे। कुल 18 पैकेट। तीनों की निगाहें नीचे ढेर के रूप में पड़े 18 पैकेटों पर थी। सोहन लाल भी खड़ा हो चुका था। तुम तो 6 करोड़ का माल कह रहे थे। देवराज चौहान ने सोहन लाल को देखा। हाँ, सोहन लाल ने सिर हिलाया। लेकिन यह माल तो किसी भी हालत में 15 करोड़ से कम का नहीं है। जो मैंने सुना था वो मैंने बता दिया। सोहन लाल ने गंभीर स्वर में कहा। वह कुछ दुविधा में लग रहा था। 15 का है तो हमारा ही फायदा है। जितना सोचा था डबल से ज्यादा का माल हाथ लग गया। देवराज चौहान के चेहरे पर छाई दरिंदगी के भाव गहरे हो गए। सोहन लाल, देवराज चौहान कश लेकर बोला, हम दौलत के खिलाड़ी अवश्य हैं। दौलत के लिए डकैती, खून खराबा अवश्य करते हैं, लेकिन दौलत के लिए युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं करते। क्या मतलब? सोहन लाल के होठों से निकला। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। हम इन मादक पदार्थों को बेचकर 10-15 करोड़ हासिल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सोहन लाल की निगाह अंधेरे में थी, देवराज चौहान पर थी। और इन मादक पदार्थों का इस्तेमाल देश की युवा पीढ़ी करेगी। जाने कितने मासूम बर्बाद होंगे, कितने घर खत्म हो जाएंगे। बहुत कुछ होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोहन लाल देवराज चौहान को देखता रहा। 10-15 करोड़ के लिए मैं युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं कर सकता। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम भी तो सिगरेट में गोली मिलाकर पीते हो। जब तुम्हें नशा नहीं मिलता तो क्या हाल होता है तुम्हारा? बुरा, बहुत बुरा। सोहन लाल शांत स्वर में कह उठा। लेकिन तुम जो कह रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। यह तो थोड़े से मादक पदार्थ हैं। इनके बाजार में जाने से या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग इस धंधे में हैं वह तो हर रोज इससे भी ज्यादा का माल देश भर में खपाते हैं। वह कुछ भी करते हों, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। इस वक्त हमारे सामने, हमारे कब्जे में जो नशे का सामान है, हम उसकी बाबत बात कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? सोहन लाल का स्वर शांत था। देवराज चौहान कश लेकर पूर्वता लहजे में बोला। मैं ढेर सारे इस नशे को बाजार में नहीं फैलने दूंगा। इसे यहीं खत्म कर दूंगा। पागल हो गए हो तुम? सोहन लाल के होठों से स्वर निकला। इतना खतरा उठाकर हमने इसे हासिल किया है, और तुम? मैंने जो कहा है ठीक कहा है। देवराज चौहान की निगाह सोहन लाल पर जा टिकी। कई पलों तक वहां खामोशी रही। चुप्पी को सोहन लाल ने तोड़ा। और अगर मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक न रखूं तो? इसमें से तीसरा हिस्सा तुम्हारा है, वह ले सकते हो। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। और बाकी का क्या करोगे? अभी तुम्हारे सामने इसे आग लगाऊंगा। देवराज चौहान के शब्दों के साथ वहां सन्नाटा छा गया। सोहन लाल, तुम अपना हिस्सा अलग कर लो, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा, और वह उन्हें वहां छोड़कर साइड में बने जंगल में प्रवेश कर गया। जगमोहन टहलता हुआ आगे बढ़ा और रेल की पटरियों के बीच जा खड़ा हुआ। सोहन लाल ने समाप्त हो रही सिगरेट फेंक कर नई वाली सुलगाई। जगमोहन ने सोहन लाल को देखा। वह अपने देवराज चौहान भाई की खोपड़ी कुछ ठीक नहीं लगती। करोड़ों का माल। अपना थोबड़ा बंद रख सोहन लाल। जगमोहन ने बेहद सख्त स्वर में उसकी बात काटी। सोहन लाल अंधेरे में होठ सिकोड़ कर रह गया। क्या कहना चाहता है तू? तेरा मतलब कि देवराज चौहान ठीक कह रहा है? हाँ, दौलत के लालच में लाखों परिवारों को बर्बाद करना हमने नहीं सीखा। यह तू कह रहा है? तू जगमोहन? क्यों, मैं क्यों नहीं कह सकता? तू तो एक पैसा न छोड़े, और देवराज चौहान करोड़ों के माल को आग लगाने जा रहा है। यह पैसा नहीं, जहर है, और जहर को आग लगाना भले का काम है। मतलब कि हाथ कुछ नहीं आया? कुछ हाथ ना आकर भी हमारे हाथ बहुत कुछ आया है। तू नहीं समझेगा सोहन लाल। अपना तीसरा हिस्सा ले, यानी कि 6 पैकेट, और दफा हो जा। जगमोहन ने खुश्क स्वर में कहा। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लिया। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। इस समय उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी।
एक तो गोली वाली सिगरेट के नशे के कारण और दूसरे कंधे से उठती तीव्र पीड़ा की वजह से। कुछ देर बाद देवराज चौहान लौटा तो दोनों हाथों में ढेर सारी सूखी लकड़ियां फंसा रखी थी, जिन्हें उसने बोरियों के समीप ही फेंका और सिगरेट सुलगाकर बोला, जगमोहन, इस सारे नशे के सामान को आग लगा दे, ऐसे कि पूरी तरह बेकार हो जाए। लकड़ियां कम हो तो बता देना और आ जाएंगी। देवराज चौहान का स्वर सपाट और ठोस था। जगमोहन आगे बढ़ा और अपने काम में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। अपने हिस्से का माल निकाल लो सोहनलाल। सोहनलाल अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैं निकाल देता हूँ, तुम्हारा कंधा घायल रहने दो। सोहनलाल ने धीमे स्वर में टोका। नहीं चाहिए। सोच लो सोहनलाल। देवराज चौहान ठिठका। करोड़ों का माल है, मैं बाद में या पहले कुछ नहीं सोचता। तुम लोग यह सब करने की हिम्मत रखते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे कौन से बाप का माल है, हवा से आया और हवा में गया। अपने हाथों से अपने हिस्से का नशे का माल बेचकर मैं क्यों पाप मोल लूं। बर्बाद होने वाले परिवारों की आहें क्यों अपने सिर पर लूं। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, जो आग जलाने के लिए ठीक तरह से लकड़ियां रख रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसे काम करने में जरा भी दिक्कत नहीं आ रही थी। नशे के सारे सामान को आग लगा देना जगमोहन। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। हाईवे से गुजरती एक कार पर उन लोगों ने कब्जा जमाया। देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाली। उसके बगल में वह इंसान था जिसकी कार थी, जो सूरत से बंबई जा रहा था। वह इस समय भय से सहमा सा बैठा था। उसके साथ जगमोहन। पिछली सीट पर घायल सोहनलाल लेटा था। कार तेजी से बंबई की तरफ दौड़ी जा रही थी। उनके बीच कोई खास बात नहीं हुई थी। उन्हें इस बात का पूरा ध्यान था कि उनके बीच बाहरी आदमी मौजूद है। दिन निकलने के पश्चात करीब 8 बजे कार ने बंबई में प्रवेश किया। मुनासिब जगह पर देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल ने कार छोड़ी। कार का मालिक सस्ते में जान छूटता देखकर खामोशी से कार लेकर चलता बना। घायल सोहनलाल की नर्सिंग होम में बैंडेज कराने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। उसके बाद वह बंगले में पहुंचे। सोहनलाल की हालत खास ठीक नहीं थी। उसे आराम की जरूरत थी। तीनों ने थोड़ा सा नाश्ता किया और सोने की तैयारी करने लगे। रात भर के जागे होने के कारण आंखें भारी हो रही थी। कुछ देर की नींद लेना जरूरी था। मालगाड़ी की बोगी में देवराज चौहान को टक्कर मारकर चलती ट्रेन से कूदकर भागने वाला कोई और नहीं, सूरज प्रताप था। जिंदगी में पहली बार उसके सामने ऐसा मौका आया था कि उसे जान बचाकर भागना पड़ा था, और उसकी माकूल वजह भी थी। देवराज चौहान ने जो फायर रिवॉल्वर का रुख भीतर करके किया था, वह उसकी बाह से रगड़ खाता निकला था। ऐसे में उसकी बाह को झटका लगा और रिवॉल्वर हाथ से निकलकर अंधेरे में जाने कहां गुम हो गई। वह निहत्था हो गया था। जयंतराव लालवानी ने उसके साथ 2 आदमी किए थे। एक तो पहले ही गोली खाकर ट्रेन से नीचे गिर चुका था और दूसरा भी अपनी बेवकूफ़ी के कारण मर चुका था। अब सिर्फ वह बचा था। बिना हथियार के दुश्मन का मुकाबला करना बेवकूफ़ी से भरा काम था। वह बोगी के भीतर फंसा था। बचना कठिन था, परंतु इस समय अपनी जान बचानी भी जरूरी थी। और जब देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे बोगी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, तो वह समझ गया कि किसी भी वक्त उसे शूट किया जा सकता है, और ऐसा मौका दिए बिना वह उसे टक्कर मारता हुआ ट्रेन से कूदता चला गया। ट्रेन आगे बढ़ती चली गई। सूरज प्रताप ट्रेन से नीचे कूदने के पश्चात संभला और फिर जंगल में भागता चला गया। उसके बाद जब सूरज प्रताप बंबई पहुंचा तो दिन निकल आया था। अपने ठिकाने पर पहुंचकर सूरज प्रताप ने विष्णु प्रताप को फोन किया। सूरज प्रताप के चेहरे पर सख्त भाव फैलते चले गए। वह बेहद क्रोध में था, और क्रोध की एकमात्र वजह थी कि जिस काम को करने के लिए वह निकला था वह पूरा नहीं हो सका था। लाइन मिली। विष्णु प्रताप की नींद से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो भैया। सूरज प्रताप का स्वर सुनते ही विष्णु प्रताप की आंखें पूरी खुल गई थी। छोटे तू, सुबह सुबह फोन, सब ठीक तो है ना? मेरी बात सुनो भैया, सूरज प्रताप ने उखड़े लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है जयंत राव ने मुझे क्या काम करने को कहा था? नहीं मालूम। ना तो उसने बताया और ना ही मैंने तुमसे पूछने की जरूरत समझी। जयंत राव ने अपने 2 आदमी मेरे साथ कर दिए थे।
सूरज प्रताप का स्वर पूर्वता लहजे में था और मुझे उस मालगाड़ी की बोगी में बैठने को कहा कि अगर उसका माल कोई लूटने की कोशिश करे तो उसे शूट कर दिया जाए। मैंने उसकी बात मानी, वही किया जो उसने कहा था, लेकिन बात नहीं बनी। बोगी का माल लूटने वाला बहुत तेज आदमी था। उसने सारा मामला अपने हक में कर दिया और मुझे जान बचाकर भागना पड़ा। छोटे, विष्णु प्रताप का हैरानी भरा स्वर आया। तुम्हें जान बचाकर भागना पड़ा? हाँ, मेरे हाथ से रिवॉल्वर गिर गई थी। मैं निहत्था हो गया था। ओह! 2 पलों के लिए खामोशी छाई रही और बाकी के वे दोनों जो तुम्हारे साथ थे मारे गए। ओह! और माल? वह तो जाहिर है उन लोगों के कब्जे में आ गया होगा। वह माल को क्यों छोड़ेंगे? वह करोड़ों का माल था छोटे। विष्णु प्रताप का स्वर गंभीर हो गया। होगा, मैं क्या करूं? खौफ से भरा था सूरज प्रताप का स्वर। यह सब सुनकर तो जयंत राव लालवानी का दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे मालूम है वह अपना काम पूरा हुआ देखना चाहता है। काम पूरा न हो तो वह पागल हो जाता है। होता रहे, मैंने उसका काम पूरा करने का ठेका नहीं ले रखा। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। तो कैसे काम चलेगा भैया? सूरज प्रताप गुर्रा उठा। गुस्सा मत कर छोटे, नुकसान देगा। भाड़ में गया नुकसान। मैं नहीं परवाह करता किसी की। जयंत राव से डर? विष्णु प्रताप की सर्द आवाज उभरी। जयंत राव हव्वा है क्या? हाँ, इस समय उसके पास ताकत है। वह हव्वा ही है हमारे लिए। तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। सूरज प्रताप वास्तव में बहुत गुस्से में था। उसे कह देना, कोशिश पूरी की थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। अच्छा होगा कि यह बात तू ही कर। मैं? तुम ही उसे कह देना भैया। सूरज प्रताप का स्वर उसी तरह का था, क्योंकि मेरी किसी बात पर उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसे में मैं जयंत राव से दूर ही रहूं तो ठीक रहेगा। बोला तो, गुस्सा मत कर, नुकसान देगा। यह जयंत राव का मामला है वह। अब नहीं बात बनी तो मैं क्या करूं? क्षण भर खामोशी के पश्चात विष्णु प्रताप की आवाज आई। माल ले जाने वाले को देखा? देखा तो नहीं, लेकिन? क्या लेकिन? बोल छोटे। जब वह लोग बोगी का ताला खोलने की चेष्टा कर रहे थे तो ताला खोलने वाला एक नाम लेकर ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर कुछ कह रहा था। मेरे ख्याल में जिसे कह रहा था वह ट्रेन की छत पर था। तो चलती ट्रेन में उन्होंने यह सब किया? हाँ, बहुत हौसलामंदी दिखाई उन लोगों ने। सूरज प्रताप सख्त स्वर में बोला। क्या नाम लेकर पुकार रहा था ताला खोलने वाला? देवराज चौहान। देवराज चौहान? विष्णु प्रताप का चौंकाहट भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। हाँ, मेरे ख्याल में यह देवराज चौहान यकीनन वही इंसान है जिसने देश के हर शहर के अंडरवर्ल्ड में अपनी कील गाड़ रखी है, क्योंकि हौसलामंदी वाला ऐसा बड़ा काम वही कर सकता है। सूरज प्रताप ने एक एक शब्द चबाकर कहा, लेकिन उससे हार मानकर मैं आसानी से नहीं बैठने वाला। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया छोटे? एकाएक विष्णु प्रताप का गुस्से से भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। तू देवराज चौहान से मुकाबला करने की सोच रहा है? मैं किसी से हार जाऊं, यह मुझे कभी भी पसंद नहीं आया भैया। तुम अच्छी तरह जानते हो इस बात को। मैं किसी की बात नहीं, देवराज चौहान की बात कर रहा हूँ। देवराज चौहान किसी में नहीं आता। मैं? विष्णु प्रताप की बात बीच में ही काटकर सूरज प्रताप झुंझलाहट भरे अंदाज में बात खत्म करने के उद्देश्य से फोन पर बोला। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जयंत राव को कह देना कि काम नहीं हुआ। छोटे, विष्णु प्रताप का तेज स्वर आया। तू देवराज चौहान को भूल जाएगा। मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं किसी को नहीं भूलता। सूरज प्रताप ने क्रूर स्वर में कहा और रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।